नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी मॉडल पेपर और आज का हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा 8 नंबर का दोस्तों मॉडल पेपर। दोस्तों जो हमारा न्यू परीक्षा पैटर्न है उसी पर आधारित ये मॉडल पेपर रहेगा, जिसके अंदर व्याकरण और शिक्षण विधियों के 30 क्वेश्चन है, व्याकरण के 15, शिक्षण विधियों के 15 और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पर आप आ गए हैं तो ये 30 क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करें और अंत में कमेंट करके बताना जरूर कि आपने कितने क्वेश्चन यहां पर सही अटेंड किए हैं। चलते हैं दोस्तों मॉडल पेपर की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के अंदर हडे और डे व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? कैसे व्यंजन है दोस्तों? ये उत्सिप्त है, पार्श्विक है, लुंटित है या अनुनासिक है? दोस्तों बात हो रही है हडे और डे की। दोस्तों ये दोनों के दोनों जो व्यंजन है ये उत्सिप्त व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महातम्य शब्द है, महातम्य जो शब्द है यह है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? कैसा शब्द है दोस्तों? ये महातम्य जो शब्द है ये भाववाचक शब्द है। बी ऑप्शन आपका यहां पे डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक? सामने जो महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह के अंदर निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों यहां पे जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है आप किसी को बता रहे हैं कि ये सामने वाला महल मेरा है, निश्चित है, आप निश्चित बात है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार शब्द के अंदर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या गुण संधि? तिरस्कार से का आगम हो रहा है, विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिव अर्पण शब्द में कौन सा समास है? शिवार्पण जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव? 3 एग्जामों के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन और वो भी 2017-18 के अंदर। दोस्तों कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, शिव के लिए अर्पण। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर जो शब्द है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय किस शब्द के अंदर यहां पे लगा हुआ है? अभियोग, व्यायाम, रचयिता या फिर कोई नहीं? बात हो रही है किस शब्द के अंदर यहां पे प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय से रचना हुई है। तो तीनों ही शब्दों की प्रत्यय से रचना नहीं हो रही है दोस्तों। डी ऑप्शन कोई नहीं आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तद्भव शब्द घड़ी दी आपको, घड़ी का आपको क्या बताना है मित्रों? तत्सम है वो बताना है। घड़ी का तत्सम क्या होगा? घटिका, समय दर्शनी, घाट या घंटी? घड़ी शब्द है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है और घड़ी का तत्सम की अगर हम बात करें तो आपके होगा घटिका। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्याम किसका विलोम है? पीछे का, लाल का, नदी का या सफेद का? श्याम है ये किसका विलोम शब्द होता है? श्याम, श्याम मतलब काला, सफेद मतलब सफेद। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। श्याम का विलोम होता है सफेद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कलही खुलना मुहावरे का भावार्थ है कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रह से प्रकट हो जाना, कली को खिलकर फूल बन जाना। कलही खुलना जो मुहावरा है इसका भावार्थ क्या होता है? रह से प्रकट हो जाना। कलही खुलना मतलब रह से प्रकट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैं उस लड़की से मिला जिसकी किताब खो गई थी। कैसा वाक्य है मित्रों? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो कोरोना के विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है दोस्तों? वाक्य को ध्यान से पढ़ें। यदि हम अब भी नहीं संभले तो कोरोना के विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। आसन भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अज्ञात भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो दोस्तों यहां पे यदि हम अब भी नहीं संभले तो कोरोना के विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, संभावना जाहिर की जा रही है। ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य काल होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है दोस्तों? 4 यहां पे आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द है दोस्तों? यहां पे देखते हैं। ऑप्शन ए वाला गलत है, प्रशंसा, बी वाला भी गलत है, सी वाला आपके सही है और डी वाला भी गलत है। तो सी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, यहां पर एकत्र नहीं है, एकत्रित न करना या एकत्र न करना। जो आवश्यकता से अधिक है वो धन संपत्ति एकत्रित न करना। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अस्ते, अपरिग्रह, कृपणता, सदाचार। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, अपरिग्रह। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आखा से क्या आशय है? आखा किसको कहते हैं दोस्तों? मकान की छत को, मांगलिक अवसर पर प्रयुक्त चावल या गेहूं के दाने को, छोटी एवं हल्की बैलगाड़ी को, पत्थर खोदने में जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसको। आखा किसको कहा जाता है? आखा दोस्तों चावल हो, गेहूं हो, जौ हो, इनके होते हैं जो मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इनको ही आखा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अब आगे हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, वो देखेंगे टीचिंग मेथड से दोस्तों। हिंदी की शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, पाठ को पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। पाठ योजना में जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो क्यों पूछे जाते हैं? वो इसलिए पूछे जाते हैं कि पाठ का जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ संबंध जोड़ा जा सके। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मापन किया जाता है मूल्यांकन में, वार्षिक परीक्षा में, कक्षा शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में। बात मापन की हो रही है। मापन वार्षिक परीक्षा के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यह क्रिया कहलाती है। अगर बालक की हम कमजोरी का, यहां पर भाषा की बात की जा रही है कि भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है, या हम बालक के किसी भी क्षेत्र में वो कमजोर है उसका पता लगाते हैं, उसको कहते हैं निदानात्मक कार्य दोस्तों। बालक की कमजोरी का पता लगाने का कार्य निदानात्मक होता है और फिर उसको दूर करना होता है उपचारात्मक परीक्षण दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी आया हुआ है दोस्तों कि उपचारात्मक परीक्षण कब तक या उपचारात्मक कार्य कब तक जारी रहता है? तो याद रखना उपचारात्मक परीक्षण तब तक जारी रहता है जब तक बालक की जो कमजोरी है वो दूर ना हो जाए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपके सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? सूत्र विधि,
आगमन निगमन विधि, समवाय विधि, व्यास विधि। सही आंसर रहेगा आपके ऑप्शन डी, व्यास विधि है जो आपके व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, बाकी तीनों व्याकरण शिक्षण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन। शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन अगर कराया जाता है तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? जो माध्यमिक कक्षाएं होती है उनके अंदर व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए दोस्तों? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। बात हो रही है माध्यमिक कक्षाओं की, तो माध्यमिक कक्षाओं के अंदर व्याकरण है दोस्तों, इसका व्यवहारिक ज्ञान है वो सिखाया जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डोल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। डोल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो डोल्टन शिक्षण पद्धति की बात हो रही है, माध्यमिक स्तर के लिए क्या है? माध्यमिक स्तर के जो बालक है उनके लिए उपयुक्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है। खेलों के द्वारा भाषा के किस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है? व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। खेलों के द्वारा दोस्तों भाषा के जो मौखिक भाषा है इसका शिक्षण किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जो गृह कार्य होता है इसका मूल्यांकन क्यों आवश्यक है दोस्तों? इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा। इसमें छात्रों के सबल, यहां पे सबल है दोस्तों, सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। इससे बालक को सही दिशा मिलेगी। इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। दोस्तों गृह कार्य, बात गृह कार्य मूल्यांकन की हो रही है, तो गृह कार्य से जो छात्र है उसके सबल और निर्बल यानी उसके कमजोर और जो अच्छे पक्ष है उनकी हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा है, इसकी प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपयोग, उपयुक्त सभी। यहां पे उपयुक्त है दोस्तों। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि की बात की जा रही है तो आपकी अनुकरण विधि सही रहेगी। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर दोस्तों आगमन विधि, निगमन विधि, प्रक्षेपण विधि या व्याख्या विधि। तो सही आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसकी पालना निगमन विधि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? ज्ञान के लिए पाठ योजना, रसानुभूति के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना, जांच कार्य के लिए पाठ योजना। पाठ योजना के 3 रूपों में इनमें से सम्मिलित नहीं है, वो नहीं है आपका रसानुभूति के लिए पाठ योजना। बाकी तीनों के तीनों पाठ योजना के रूपों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार है पावलोव का, चोम्स्की का, वाइगोत्स्की का, पाणिनि का। बच्चों के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है, वो योग्यता होती है, वो जन्मजात होती है, ऐसा विचार किसका है? चोम्स्की का है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी तक जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, और जिन मित्रों के पास अगर वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वो बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको जरूर ऑन कर लें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना, दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल, भाषा कौशल का मतलब दक्षता प्राप्त कराना। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा।
चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही रहेगा। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण होता है निष्पक्ष मूल्यांकन दोस्तों। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर करें। नए साथी हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।